दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। और ये जो कहानी है ये इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और दोस्तों, उसके अलावा आज की ये जो कहानी है इसका लाने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि आप में से कई लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप थोड़ा एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए जहाँ पर कुछ एडवांस लेवल की ग्रामर और वर्ड मीनिंग मिले। तो आज की ये जो कहानी है इसके अंदर आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ईगो। दोस्तों, ईगो का मतलब होता है अहंकार या दंभ। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट ज़रूर करें। और उसके अलावा यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ स्टोरी राइटिंग कंटेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन आ स्कूल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वॉज का प्रयोग यहाँ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ स्टोरी राइटिंग कंटेस्ट मतलब क्या हुआ इसका कि एक बार एक कहानी लेखन प्रतियोगिता वॉज ऑर्गेनाइज्ड, उसको ऑर्गेनाइज किया गया, उसका आयोजन किया गया इन अ स्कूल, एक स्कूल में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस आ स्टोरी राइटिंग कंटेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्कूल मतलब एक बार एक स्कूल में कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। द विनर वॉज टू गेट अ गोल्ड कॉइन एज द प्राइज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? देखिए यहाँ पर वॉज टू का प्रयोग किया गया। तो आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर ना था, नी थी, ने थे जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर वॉज टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? द विनर, विनर का मतलब होता है जीतने वाला, जिसे कहते हैं विजेता। द विनर वॉज टू गेट अ गोल्ड कॉइन एज द प्राइज मतलब कि विनर को, विजेता को वॉज टू गेट ए गोल्ड कॉइन मतलब एक सोने का सिक्का मिलना था। एज द प्राइज, प्राइज के तौर पर, इनाम के तौर पर जो विनर था उसे क्या था? एक सोने का सिक्का मिलना था। ऑल द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड ऑफ द कंटेस्ट इन 1 month एडवांस। क्या अर्थ हुआ? और ये भी दोस्तों हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और देखिए यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर वर का प्रयोग करने का रीज़न है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, प्लूरल के साथ वर का यूज़ किया जाता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी लगाई गई है। ऑल द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड ऑफ द कंटेस्ट इन 1 month एडवांस। क्या अर्थ हुआ कि सभी विद्यार्थियों को 1 महीने पहले, एडवांस मतलब 1 महीने, एडवांस में 1 महीने पहले सूचित कर दिया गया। इन्फॉर्म मतलब सूचित करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि सारे विद्यार्थियों को 1 महीने पहले ही प्रतियोगिता के बारे में, इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रतियोगिता के बारे में सूचित कर दिया गया। ऑल द कंटेस्टेंट्स स्टार्टेड राइटिंग द स्टोरीज अर्ली एंड सबमिटिंग देयर स्टोरीज एज द एंट्रीज। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है यहाँ पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वाक्य की टिल पर लगा लगी जैसे शब्द आते हैं तब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। कंटेस्टेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है, जिसको हिंदी में प्रतियोगी कहा जाता है। ऑल द कंटेस्टेंट्स स्टार्टेड राइटिंग द स्टोरीज मतलब सभी प्रतियोगी कहानियों को लिखने लगे, अर्ली पहले ही, एंड सबमिटिंग और जमा करने लगे, देयर स्टोरीज अपनी कहानियों को, एज द एंट्रीज मतलब कि एंट्रीज के तौर पर। बट अमन मेड नो सच एफर्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? बट अमन, और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, एफर्ट का मतलब प्रयास। बट अमन मेड नो सच एफर्ट, लेकिन अमन ने इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया।
चलिए आगे देखिए। ही वॉज टू कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटीज, क्या मतलब हुआ? ही वॉज टू कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटीज। और दोस्तों टू मतलब बहुत अधिक, और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है किसी बात पर आत्मविश्वास होना, किस बात पर विश्वास होना, और एबिलिटीज़ मतलब योग्यता। और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज वर्ग का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, इस तरह के वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। ही वॉज टू कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटी मतलब वह अपनी योग्यताओं पर, अपनी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा उसे विश्वास था। ही थॉट, और ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। थिंक मतलब लगना, सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। ही थॉट उसे लगा, या कह सकते हैं उसने सोचा, दैट इवन इफ ही स्टार्टेड राइटिंग ओनली 2 days बिफोर, उसने सोचा कि अगर वो 2 दिन पहले भी लिखना शुरू करता है, द लास्ट डेट मतलब कि लास्ट डेट से 2 दिन पहले भी लिखना शुरू करता है, ही वुड कंप्लीट वो पूरा कर लेगा, द स्टोरी इन टाइम वह स्टोरी को, कहानी को समय पर पूरा कर लेगा, एंड हिज स्टोरी विल श्योरली विन और जो उसकी कहानी है वह निश्चित रूप से जीतेगी। चलिए आगे देखिए। द टाइम स्लिप्ड अवे, स्लिप अवे का मतलब होता है कि चीज़ का फिसल जाना, निकल जाना। द टाइम स्लिप्ड अवे, जो समय था वो निकल गया मतलब गुजर गया। द लास्ट डेट फॉर हिज स्टोरीज अप्रोच, जो लास्ट डेट थी फॉर द स्टोरीज, स्टोरियों की जो आखिरी डेट थी, अप्रोच्ड वो आ गई। अप्रोच का मतलब आना, सेकंड फॉर्म अप्रोच्ड। अमन सेट डाउन टू राइट, और दोस्तों सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सेट। अमन सेट डाउन टू राइट, अमन लिखने बैठ गया। नो आइडिया फॉर द स्टोरी केम टू हिम, और उसके पास स्टोरी लिखने का कोई भी आइडिया नहीं आया, उसे कोई भी विचार नहीं सूझा कि वो क्या कहानी लिखे, कोई आइडिया नहीं मिला। ही हैड नॉट डन इवन थिंकिंग ऑफ द स्टोरी ऑल दोज वेस्टेड डेज, क्या अर्थ हुआ? दोस्तों देखिए यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना जहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड नॉट डन इवन थिंकिंग मतलब उसने सोचा भी नहीं था। थिंकिंग का जो सोचने का जो काम था उसको भी उसने नहीं किया था। ऑफ द स्टोरी कहानी को। ऑफ दोज वेस्टेड डे, ऑल दोज वेस्टेड डेज मतलब उन सभी बेकार के जो दिन थे उसके, उसमें उसने सोचने का भी काम नहीं किया था। ही वॉज सो श्योर मतलब वो बहुत ज़्यादा श्योर था, निश्चिंत था, ऑफ हिज टैलेंट अपनी प्रतिभा पर। चलिए आगे देखिए। द लास्ट नाइट केम, जो आखिरी रात थी वो आई। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन। द नेक्स्ट डे वॉज द लास्ट डे मतलब जो अगला दिन था वो आखिरी दिन था। अमन स्टार्टेड वरिंग नाउ, दोस्तों वरी का मतलब चिंता करना और ये वरिंग फोर्थ में। अमन स्टार्टेड वरिंग नाउ मतलब क्या हुआ कि अमन अब चिंतित होने लगा, चिंता करने लगा। हिज मदर एडवाइज्ड हिम टू फॉरगेट अबाउट द कंटेस्ट बिकॉज इट वॉज टू लेट, क्या अर्थ हुआ? हिज मदर एडवाइज्ड हिम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एडवाइस का अर्थ होता है किसी को सलाह मशवरा देना, सेकंड फॉर्म है एडवाइस। तो क्या अर्थ हुआ? हिज मदर एडवाइज्ड हिम टू फॉरगेट अबाउट द कंटेस्ट। और दोस्तों फॉरगेट मतलब भूल जाना। क्या हुआ इस लाइन का अर्थ कि उसकी माँ ने उसे सलाह दी कि वो टू फॉरगेट अबाउट द कंटेस्ट, कि वो कंटेस्ट के बारे में, प्रतियोगिता के बारे में भूल जाए। बिकॉज क्योंकि इट वॉज टू लेट, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हिज मदर एडवाइज्ड हिम टू फॉरगेट अबाउट द कंटेस्ट बिकॉज इट वॉज टू लेट मतलब उसकी माँ ने उसे सलाह दी कि वो प्रतियोगिता के बारे में भूल जाए क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। बट अमन वुड नॉट अग्री, लेकिन जो अमन था वो सहमत नहीं होता। अग्री मतलब किसी बात को मानना, सहमत होना। ही डिड नॉट स्लीप, दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही डिड नॉट स्लीप, वह सोया नहीं। केप्ट राइटिंग द स्टोरी ऑन एन आइडिया, ही गॉट एट नाइट, क्या अर्थ हुआ? केप्ट राइटिंग द स्टोरी ऑन एन आइडिया, ही गॉट एट नाइट। क्या अर्थ हुआ कि ही डिड नॉट स्लीप मतलब वह सोया नहीं। केप्ट राइटिंग वो लिखता रहा, द स्टोरी कहानी को, ऑन एन आइडिया एक आइडिया पर, एक विचार पर। ही गॉट एट नाइट मतलब जो उसको रात में आया। तो इस पूरे लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह सोया नहीं और जो भी विचार उसे रात में आया उसके ऊपर वो लिखता रहा, कहानी को लिखता रहा। बाय द मॉर्निंग सुबह तक ही हैड डन इट, वह उसे कर चुका था। द स्टोरी वॉज कंप्लीट, जो स्टोरी थी वो पूरी हो चुकी थी। चलिए आगे देखिए।
ही रीड हिज स्टोरी एंड जम्प्ड विद जॉय, उसने अपनी कहानी को पढ़ा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि READ रीड ये फर्स्ट फॉर्म है, तो आप इसे फर्स्ट फॉर्म ना माने, सेकंड फॉर्म माने, क्योंकि सेकंड फॉर्म में भी स्पेलिंग READ ही होती है। और यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता तो यहाँ पर ही रीड की जगह ही रीड्स होता, तो यहाँ रीड्स नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म को ही यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, ही रीड इज स्टोरी एंड जम्प्ड विद जॉय, मतलब उसने अपनी कहानी को पढ़ा और वो खुशी से कूद गया, मतलब कि आनंद से, खुशी से वो कूद गया। ही हैड रिटन अ वेरी गुड स्टोरी, और यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, राइट मतलब लिखना, थर्ड फॉर्म रिटन, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ही हैड रिटन अ वेरी गुड स्टोरी, उसने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी थी। ही थॉट, उसे लगा। ही रैन टू हिज मदर, वह अपनी माँ, और रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन। ही रैन टू हिज मदर मतलब वह अपनी माँ के पास दौड़ कर गया। एंड शोड हर द स्टोरी, शो मतलब दिखाना, सेकंड फॉर्म शोड, और शोड हर द स्टोरी, और उसने और अपनी मतलब कि एंड शोड हर द स्टोरी, और उसे उन्हें कहानी दिखाई। द मदर ऑल्सो एडमायर्ड द स्टोरी, एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, सेकंड फॉर्म एडमायर्ड, आप इसे नोट कर लीजिए यदि आप मीनिंग को नहीं जानते हैं। द मदर ऑल्सो एडमायर्ड द स्टोरी मतलब माँ ने भी कहानी की प्रशंसा की। चलिए आगे देखिए। हिज होप्स वर सोरिंग हाई अगेन, जो उसकी और सोर का मतलब होता है ऊंची उड़ान। हिज होप्स वर सोरिंग हाई अगेन, जो उसकी उम्मीदें थीं, जो उसकी आशाएं थी, उम्मीदें थी, वर सोरिंग हाई अगेन, वो दोबारा से मतलब कि ऊंचाई पर उड़ रही थी। ही हैड ऑलमोस्ट गिवन अप, और दोस्तों गिव अप का मतलब था हार मानना, और थर्ड फॉर्म में गिवन अप, तो क्या अर्थ हुआ, ही हैड ऑलमोस्ट गिवन अप मतलब वह लगभग हार मान चुका था। द होप ऑफ विनिंग द गोल्ड कॉइन, जो ये उम्मीद थी विनिंग मतलब कि गोल्ड कॉइन को जीतने की, उससे वो उसे लगभग छोड़ चुका था। नाउ अब ही वॉज सीइंग द गोल्ड कॉइन इन हिज पॉकेट ऑलरेडी, अब वह देख रहा था, क्या देख रहा था, ही वॉज सीइंग द गोल्ड कॉइन इन हिज पॉकेट ऑलरेडी, मतलब वह पहले से ही अपनी पॉकेट में, जेब के अंदर सोने के सिक्के को वो देख रहा था। आगे देखिए। ही प्रिपेयर टू गेट टू द स्कूल, और वो तैयार हुआ, प्रिपेयर मतलब तैयार होना, ही प्रिपेयर टू गेट टू द स्कूल, वह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। एंड रीच्ड देयर, रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फ्रॉम रीच्ड, एंड रीच देयर वो पहुंच गया, इन टाइम समय पर। हिज आइज वर हैवी विद स्लीप, और उसकी जो आंखें थीं वर हैवी विद स्लीप, वो नींद के कारण, नींद से भारी थी। और दोस्तों जैसा हमने कहानी में देखा, यहाँ पर ये जो बच्चा है अमन नाम का, वो पूरी रात सोया नहीं और सिर्फ कहानी लिखता रहा, और यही कारण था उसकी जो आंखें थी वो हैवी थी, मतलब सूजी हुई थी। हिज आइज वर हैवी विद स्लीप मतलब जो उसकी आंखें थीं वो नींद से भारी थीं। बट हिज हार्ट वॉज लाइट, लेकिन जो उसका दिल था वो हल्का था। अमन सबमिटेड हिज स्टोरी एट लास्ट, जो अमन था उसने, सबमिट मतलब जमा करना, सेकंड फॉर्म सबमिटेड, अमन सबमिटेड हिज स्टोरी एट लास्ट मतलब अमन ने आखिरी में, अंत में अपनी स्टोरी को, कहानी को जमा किया। द रिजल्ट ऑफ द कंटेस्ट वॉज टू बी डिक्लेयर्ड द डे आफ्टर। और दोस्तों ये जो वाक्य है, देखिए यहाँ पर मैं आपको इस स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर ना था नी थी आएगा, और वो भी पैसिव में, तो वहाँ पर वॉज टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और डिक्लेयर का मतलब होता है किसी बात का ऐलान करना, किसी बात की घोषणा करना। क्या अर्थ हुआ, द रिजल्ट ऑफ द कंटेस्ट वॉज टू बी डिक्लेयर्ड द नेक्स्ट डे आफ्टर, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि इस प्रतियोगिता का जो रिजल्ट था, परिणाम था, वो अगले दिन उसकी घोषणा की जानी थी, उसके परिणाम की अगले दिन घोषणा की जानी थी। मोस्ट पीपल थॉट, जो ज़्यादातर लोग थे, थॉट उन्हें लगा, दैट की अमन वुड बी द विनर, की जो अमन है वो विजेता होगा, मतलब जो अमन है वो विजेता होगा, मतलब वो जीतेगा। ही वॉज नॉन, उसे जाना जाता था, फॉर हिज स्टोरी राइटिंग टैलेंट। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब में थर्ड फॉर्म का, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ही वॉज नॉन का मतलब हुआ वह जाना जाता था, ही वॉज नॉन फॉर हिज स्टोरी राइटिंग टैलेंट। स्टोरी राइटिंग टैलेंट का मतलब हुआ कहानी लिखने का कौशल, या कैसे कहानी लिखने की प्रतिभा। तो क्या अर्थ हुआ कि उसे कहानी लिखने की प्रतिभा के लिए जाना जाता था इन द स्कूल में। His submission of the story at the last moment had disappointed the other competitors। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों यहाँ पर भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश करना। हिज सबमिशन ऑफ द स्टोरी एट द लास्ट मोमेंट मतलब जो उसका
कहानी को जमा करने की जो प्रक्रिया थी आखिरी क्षण में, हैड डिसअपियर्ड द अदर कॉम्पिटिटर्स, उसने जो दूसरे जो प्रतियोगिता में हिस्से लेने वाले थे उसको मतलब निराश कर दिया था। तो दोस्तों इस बात से आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते थे कि ये जो अमन है बहुत ही अच्छी कहानी लिखता है, उसको जाना जाता था अच्छी स्टोरी लिखने वाले के रूप में उसकी प्रतिभा के लिए। और यही कारण था जब उसने अपनी स्टोरी को जमा किया कि तो जो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स थे, मतलब जो बाकी जो प्रतियोगिता में हिस्से ले रहे थे, वो लोग निराश हो गए। उन्हें शायद लगा होगा कि अब हम नहीं जीत पाएंगे, और यही कारण था कि वो लोग निराश हो गए। द डे ऑफ द रिजल्ट डाउन्ड, और जो दिन था रिजल्ट का वो निकला। डाउन का मतलब होता है निकलना, सवेरा होना, तो मतलब कि जो परिणाम का दिन का सवेरा हुआ। अमन रीच द स्कूल, जो अमन था वो स्कूल पहुंच गया। द स्टूडेंट्स हैव गैदर्ड अर्ली टू नो द रिजल्ट, और दोस्तों यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है आया है, गया है, चुका है, लिया है। इस तरह के वाक्यों में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को भी नोट कर लें। जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य उसे कहा जाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि हैज़ हैव का यूज़ किया जाएगा, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। आई, वी, यू, दे प्लूरल में हैव का यूज़ करते हैं, और ही, शीट और सिंगुलर में हैज़ का यूज़ किया जाता है। और गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो क्या अर्थ हुआ? द डे ऑफ द रिजल्ट डाउन, जो दिन था रिजल्ट का, परिणाम का, वो निकला। अमन रीच द स्कूल, अमन था वो स्कूल पहुँच गया। द स्टूडेंट्स हैव गैदर्ड अर्ली, अर्ली का मतलब पहले जो स्टूडेंट्स से विद्यार्थी वो पहले ही इकट्ठे हो चुके थे। टू नो, जानने के लिए, द रिजल्ट, परिणाम को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द स्टूडेंट्स हैव गैदर्ड अर्ली टू नो द रिजल्ट, मतलब विद्यार्थी पहले ही इकट्ठे हो चुके थे परिणाम को जानने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द गोल्ड कॉइन वॉज ए बिग अट्रैक्शन फॉर द किड्स, क्योंकि ये जो गोल्ड कॉइन था, सिक्कों मतलब कि सोने का सिक्का था, वॉज ए बिग अट्रैक्शन, वो एक बड़ा आकर्षण था, फॉर द किड्स, बच्चों के लिए। द मोमेंट अराइव्ड, अराइव का मतलब होता है आना, सेकेंड फॉर्म अराइव्ड। द मोमेंट अराइव्ड मतलब जो क्षण था वो आ गया। द टीचर्स हैड टेकन देयर सीट्स, और दोस्तों यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। टेक मतलब लेना और थर्ड फॉर्म टेकन, तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। द टीचर्स हैड टेकन देयर सीट्स, मतलब जो टीचर्स थे, शिक्षक थे, वो अपना स्थान ले चुके थे, मतलब उन्होंने वो अपनी सीटें ले चुके थे, अपना स्थान ले चुके थे। द प्रिंसिपल रोज अप, दोस्तों राइज का मतलब उठना, खड़ा होना, सेकंड फ्रॉम रोज, जो प्रिंसिपल थे वो खड़े हुए। विद अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ के साथ। टू अनाउंस मतलब कि घोषणा करने के लिए। द रिजल्ट मतलब कि परिणाम की घोषणा करने के लिए जो टीचर थे वो खड़े हुए एक पेपर को लेकर। एंड द नेम्स ऑफ द प्राइज विनर्स, और जो नाम थे इस प्राइज विनर्स के, मतलब इस इनाम के जो विनर्स थे, विजेता थे, उनके नामों को अनाउंस करने के लिए वो खड़े हुए। अमन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, प्रिपेयर का मतलब तैयार करना, सेकंड फॉर्म प्रिपेयर्ड। अमन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, अमन ने अपने आप को तैयार किया। टू राइज खड़े होने के लिए। एज सून एज मतलब कि जैसे ही, हिज नेम वुड बी अनाउंस्ड मतलब कि जैसे ही उसका नाम को की घोषणा की जाएगी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अमन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू राइज एज सून एज हिज नेम वुड बी अनाउंस्ड, और एज सून एज मतलब जैसे ही। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अमन ने अपने आप को तैयार किया, तैयार किया खड़े होने के लिए जैसे ही उसके नाम की घोषणा की जाएगी। ही वॉज श्योर, श्योर का मतलब निश्चिंत होना। ही वॉज श्योर, वो निश्चिंत था, मतलब उसको पक्का पता था। ही वॉज श्योर, वो निश्चिंत था। एंड कॉन्फिडेंट, और उसे विश्वास था। अबाउट इट, इस बात को लेकर, मतलब इस बारे में वो निश्चिंत था और वो उसे विश्वास था। द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द नेम ऑफ द गोल्ड कॉइन विनर, और दोस्तों ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द नेम ऑफ द गोल्ड कॉइन विनर, मतलब जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उस गोल्ड कॉइन विनर मतलब कि सोने के सिक्के का जो विजेता था, विनर था, उसके नाम की उन्होंने घोषणा की। चलिए, तो दोस्तों आज इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कहानी अभी थोड़ी सी लंबी कहानी है, तो एक वीडियो में इस थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ आज इसको हम यहीं तक रखते हैं, और कल के पार्ट में मैं कोशिश करूँगा, कल दोपहर के जो मैं वीडियो अपलोड करूँ या फिर शाम को, इसको मैं पूरा कवर करूँगा, जहाँ पर आपको पता लगेगा कि आखिर ये जो बच्चा था जिसने लास्ट मोमेंट पे कहानी को लिखना शुरू किया था, वो जीत पाया या नहीं।
और दोस्तों यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप सेकंड पार्ट सुनने में भी इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि सेकंड पार्ट आप सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।